वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज। तो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट वीक जो है करंट अफेयर्स उनमें से डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एंड यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मॉस्को फॉर्मेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, it was set up by Russia for peace and stability in Afghanistan. Second, India, Pakistan and China are part of this grouping. Select the correct statements using the codes given below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। कि मॉस्को फॉर्मेट जो है एक्चुअली में रशिया की तरफ से शुरू किया गया था, ताकि जो अफगानिस्तान है वहां पे पीस और स्टेबिलिटी को लेकर आया जा सके, वहां पे जो टेररिज्म की सिचुएशन है उसे जो है किसी तरीके संभाला जा सके, एंड एज अ रिजल्ट अफगानिस्तान की ग्रोथ हो। और ये कब शुरू हुआ था? 2017 में। और स्टेटमेंट 2 जो है ये कंसिस्ट करती है कि कौन से मेंबर्स हैं इसके? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया। So next question we have is, with reference to Wildlife Justice Commission, consider the following statements. First, its mission is to control the transnational criminal networks trading in wildlife, timber and fish. Second, its headquarters are at The Hague, the Netherlands. Select the correct statements using the codes given below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। कि जो वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन है वो ग्लोबली ऑपरेट करता है, एक ऐसा मिशन जो कि हेल्प करेगा क्या चीज को डिसमेंटल करने में? ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क, जो कि किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं? इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं। किस चीज की? वाइल्ड लाइफ की, टिम्बर की और फिश की। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? हेग, नीदरलैंड्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, with reference to Green Voyage 2050 project, consider the following statements. First, it is a partnership project between the US and the World Trade Organization. Second, it aims at reducing the shipping greenhouse gases emissions. And third, India is not a part of the project. Select the correct statements using the codes given below. A, 1 and 3, B, 2 only, C, 2 and 3, D, 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्योंकि अब जो हमारा ग्रीन वॉयज 2050 का प्रोजेक्ट है, एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे का और इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। और इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशंस बाय 50% जो है वो रिड्यूस की जा सके बिफोर दैट इज 2050। और स्टेटमेंट 3 के अकॉर्डिंगली अजरबैजान, बेलीज, चाइना, कुक आइलैंड्स, इक्वाडोर, जॉर्जिया, इंडिया, कीनिया, सोलोमन आइलैंड्स, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जो है वो पार्टनरिंग कंट्रीज हैं, जो कि ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बलि यात्रा? A, performing ancient tribal ritual by the people of Manipur. B, offer prayer to the tribal gods of India. C, to commemorate the rich maritime history of Odisha. D, to increase the maritime security awareness amongst the coastal states of India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो बलि यात्रा है एक फेस्टिवल है जो कि अब हिस्ट्री ऑफ ओडिशा को डिपिक्ट करता है, एंड थ्रू आउट द स्टेट ये सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो इस बार की जो बलि यात्रा है वो अभी कल ही खत्म हुई है, एंड इट वाज के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है, क्योंकि अब इंप्रेसिव ऑरिगेमी की क्रिएशन की वजह से या पेपर स्कल्पचर्स जो है उसे बनाया गया, किसको डिपिक्ट करने के लिए? कल्चर या हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। So next question we have is, कि with reference to treaty on prohibition of nuclear weapons, जिसको हम TPNW भी बोलते हैं, consider the following statements. First, it is a UN sponsored treaty which prohibits states from participating in any nuclear weapons related activities. Second, India is not a signatory of this treaty. Third, it is the first legally binding international agreement that prohibits the use of nuclear weapons. So which of the following statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2, 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्पॉन्सर की गई एक ऐसी ट्रीटी जिसके प्रोविजंस क्या कहते हैं, कि कोई भी स्टेट जो है यानी कि कोई भी कंट्री किसी भी न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एंड ये पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे क्या होगा? प्रोहिबिट किया जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किस चीज के लिए नहीं होगा? डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं हो सकता। वेराज जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, वेपन्स के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अलाउंस नहीं है, वेराज जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं उसे यूज किया जा सकता है ओनली फॉर
research and development purposes. So next question we have is, consider the following statements with respect to No Money for Terror conference. First, it is an initiative of the Indian government which laid the foundation of financial action task force. Second, the NMFT conference is hosted by India in which terror outfits in Pakistan and Africa were blacklisted. Which of the above statements is correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं कि जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट की गई थी 2018 में और इनिशिएटिव किसका था? ये इंडियन गवर्नमेंट का नहीं, फ्रेंच गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था। फाइनली जो है 1989 जो है गवर्नमेंट ने एक फाउंडेशन ले की थी फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, और इट इज अ बॉडी जो कि क्या करता है? कॉम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। और अगर हम NMFT 2022 कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इंडिया से होस्ट कर रहा है। एजेंडा क्या होगा? इसके जो वर्चुअल एसेट्स है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, टेररिस्ट जिसे ऑपरेट कर रहे हैं उसको जो है बैन करना है या बंद करना है। डार्क वेब जो यूज हो रहा है बाय टेरर आउटफिट्स उसके ऊपर जो है चर्चा होगी। एंड जो लिंक हो रहे हैं किस चीज के? टेरर फाइनेंसिंग के, लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के या पेमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज जो हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि कोई भी एक फाइनेंसर एंड द टेररिस्ट फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके दौरान या उनका जो बीच का लिंक है उसको फाइंड आउट करके उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाएगी। एंड नो टेरर आउटफिट्स वर ब्लैकलिस्टेड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गांधी मंडेला अवार्ड। First, it is award jointly awarded by governments of India and South Africa. Second, the award is given to personalities who have carried forward the legacies of Gandhi and Mandela and made contributions in the field of peace. Third, only citizens from India and South Africa are eligible for this award. Which of the following statements mentioned above is correct? A, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 1 and 3 only, D, 3 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा था? हमारी सेकंड स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि जो ये जॉइंट अवार्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सिर्फ इनिशिएटिव है, राइट। एंड नॉट ओनली सिटीजंस ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीका, कोई भी ऐसा व्यक्ति थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि एलिजिबल है उनके लिए नॉमिनेशंस जो है ओपन रहती हैं। एंड किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है? जिन्होंने फील्ड ऑफ पीस की, जब हम बात करते हैं कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स या इनोवेशन के सेक्टर में कोई भी कंट्रीब्यूशन दी हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज the blue diamond dispute recently seen in news is associated with which of the following countries? A, India, United Kingdom, B, Republic of Congo, United States of America, C, South Africa, Australia, D, Saudi Arabia, Thailand. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। तो ये ऐसा हुआ था कि एक थेफ्ट हुई थी ज्वेलरी की, कहां पे? पैलेस ऑफ प्रिंस फैसल बिन फहद, जो कि एल्डेस्ट सन है ऑफ किंग फहद ऑफ सऊदी अरेबिया इन 1989। एक थाई वर्कर उन्होंने एम्प्लॉय किया था जिसने क्या किया था? चोरी कर ली थी वहीं पे, ठीक है। तो एज अ सर्वेंट उन्होंने चोरी करने के बाद क्या क्या चीजें चुराई? प्रेशियस जेम्स उन्होंने चुराए वर्थ 20 मिलियन फ्रॉम प्रिंस फैजल्स होम, जिसमें 50 कैरेट का एक रेयर ब्लू डायमंड जो है वो स्टिल अभी मिसिंग है। तो डिप्लोमैटिक रिपरकशंस जो है वो अब उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एंड दिस प्रोजेक्ट या अगर इस थेफ्ट के ऊपर जितनी भी अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है उसका नाम क्या कर दिया है? ब्लू डायमंड डिस्प्यूट। तो यानी कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? थाईलैंड एंड सऊदी अरेबिया के बीच में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरायन स्पेसक्राफ्ट। First, Orion is a part of the European Space Agency's space launch system. Second, it serves as exploration vehicle that carries the crew to space. Third, it was used for the first time in the Hercules mission to find breathable oxygen on the moon. Which of the above statements is correct? A, 1 only, B, 2 only, C, 3 only, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट ओनली 2, ठीक है। तो अब ये ऐसा एक्सप्लोरेशन व्हीकल है जो कि कैरी करेगा क्या? क्रू टू द स्पेस, यानी कि एक मैन्ड मिशन है, ठीक है। तो इसे शुरू किसने किया है? नासा ने शुरू किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट कह रही थी कि फर्स्ट टाइम इन द हेराक्लिस मिशन टू फाइंड ब्रीदेबल ऑक्सीजन ऑन द मून। तो बेसिकली एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है, ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम है और इसका नाम किस लिए है? कि इट इज अ वे और इट इज पेविंग अ वे फॉर द फ्लाइट्स फॉर द एस्ट्रोनॉट विद द बिगिनिंग ऑफ आर्टेमिस 2, ठीक है। तो अब इसका क्या काम रहेगा? कि सस्टेन कर सके क्रू को ड्यूरिंग द स्पेस ट्रैवल, ठीक है। एंड साथ ही साथ एंट्री री एंट्री फ्रॉम डीप स्पेस रिटर्न वेलोसिटीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements with respect to Zaporizhzhia nuclear power plant.
First, it is the largest nuclear power plant in Europe. Second, it is located in Donbas region and is controlled by Russia. How many of the given statements is or are incorrect? तो गलत statement यहाँ पे आपको mark करनी है. A, one only, B, two only, C, both of the above, D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? ज़ैपोरिज़ा जो है लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन यूरोप. ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है एंड टॉप 10 में आता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. एंड सोवियत यूनियन के टाइम पे इसे बनाया गया था. जिस टाइम पे क्या था, अब सोवियत यूनियन में अब रशिया टूट गया, राइट. तो सोवियत यूनियन जो है डिवाइड हुआ, फर्दर कंट्रीज बनी, तो रशिया जो है सेपरेट हो गया था. बट जो डॉनबास रीजन है करंटली अभी यूक्रेन के अंडर है. यूक्रेन कंट्रोल से करता है एंड नॉट रशिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following statements base describes the Swastik initiative recently seen in the news? A, an initiative of the Ministry of Panchayati Raj to facilitate services or surveys of villages and mapping with improvised technology in village areas. B, an initiative by Niti Aayog launched in the aspirational districts for disinfection of water and removing pathogenic microorganisms that cause waterborne diseases. C, an initiative by CSIR and ISCPR to conserve and communicate on India's scientifically validated traditional knowledge. D, an initiative of the Border Roads Organization to educate children and casual paid laborers. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है जो कि सीएसआईआर और एनआईएससीपीआर जो है उन्होंने लॉन्च किया एक ऐसा इनिशिएटिव. ब्रांड नेम क्या है इसका? स्वास्तिक, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज. तो इस इनिशिएटिव के थ्रू एक सिंप्लीफाइड क्रिएटिव कंटेंट होगा. ट्रेडिशनल नॉलेज जो है अब उसको डिसेमिनेट किया जाएगा. कैसे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंग्लिश में, हिंदी में और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो प्रैक्टिस ऑफ राइट ट्रेडिशन है वो इनकलकेट की जा सके विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, या जो हमारे ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं उनको साइंस की मदद से क्या किया जा सके? डिसेमिनेट की जा सके इंफॉर्मेशन को, और इंस्टिल किया जा सके ऐसा कॉन्फिडेंस सिटीजंस के अंदर, ताकि जो साइंटिफिक वैल्यू ऑफ अ ट्रेडिशनल नॉलेज या प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेन कर सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, consider the following statements. First, it aims to bring about a blue revolution through sustainable and responsible development of fisheries sector in India. Second, the scheme has been launched by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Third, it aims to adopt cluster-based approaches and create fisheries clusters through backward and forward linkages. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो इसमें मत्स्य का मीनिंग क्या रहता है? ठीक है. मत्स्य मीन्स फिश. ठीक है. सो अब एक ऐसा ब्लू रेवोल्यूशन लेके आए जाने की बात की जा रही है कि सस्टेनेबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डेवलप करनी है क्या? फिशरी सेक्टर को इंडिया के अंदर. सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के थ्रू. तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो क्या करना चाहता है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस के साथ क्रिएट करना चाहता है फिशेस के या फिशरीज के क्लस्टर्स को. किस चीज से? थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जूनोटिक डिजीजेस, यानी कि अब एनिमल से ह्यूमंस में यहाँ ट्रांसफर ये ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं, वो कौन सी हैं? फर्स्ट, स्वाइन फ्लू. सेकंड, सैल्मोनेलिसिस. थर्ड, ब्रूसेलोसिस. फोर्थ, अफ्रीकन स्वाइन फीवर. फिफ्थ, येलो फीवर. ऑप्शंस क्या क्या हैं? A, 1, 2, 3 and 4 only. B, 2 and 3 only. C, 1, 2, 3 and 5 only. D, 1 and 5 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, वो जूनोटिक डिजीज नहीं है. ठीक है. एंड कि ये डिजीज है किस चीज की? सिर्फ एनिमल्स की, जो कि स्प्रेड नहीं करती ह्यूमंस के अंदर. वेयर जो स्वाइन फ्लू है, ब्रुसेलिस है, येलो फीवर है, सैल्मोनेलिसिस है, सारी जूनोटिक डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं. So next question we have is, consider the following statements regarding Stockholm Convention. First, the Stockholm Convention seeks to eliminate the production and use of intentionally produced persistent organic pollutants. Second, the Global Environment Facility has set up as an interim financial mechanism to assist the developing countries and implementation of the convention. Which of the above statements is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने रैटिफाई किया था 13 जनवरी 2006 को, एक तरह की ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो क्या अब एम करती है कि ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है किससे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि पीओपी से, तो ऐसे केमिकल्स जो कि इंटैक्ट रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर लॉन्गर पीरियड्स के लिए, साथ ही साथ अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फॉर अ वाइडर जोग्राफिकल एरिया, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द फैटी टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एज वेल एज ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी, ठीक है, और ये साथ ही साथ टॉक्सिक नॉट ओनली टू ह्यूमंस बट वाइल्ड लाइफ एज वेल, तो ये ग्लोबली ट्रैवल कर सकते हैं एंड डैमेज कॉज करते हैं जहां पे भी ये ट्रैवल करते हैं, सो एज अ रिजल्ट इट सीक्स टू एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज, ठीक है, तो एक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है इसको सेटअप भी किया गया है एज एन इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो कि असिस्ट करेगी फर्दर डेवलपिंग कंट्रीज को कि इंप्लीमेंटेशन हो सके with the ideas which has been put forward in the convention itself. So next question and the last question for today is कि red line campaign seen in news recently is related to A. Gender equality, B. Antimicrobial resistance, C. Drug trafficking, D. Child abuse. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज एंटी माइक्रोबियल कैंपेन है, ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉरी, सो अब इस कैंपेन के अंडर जो है या फोटोग्राफ में भी देख रहे होंगे कि जो रेड लाइन मेंशन की जाती है ना किसी भी एंटीबायोटिक के, अगर आप स्ट्रिप को देखेंगे ऐसी जो भी एंटीबायोटिक्स आपको नजर आती है मार्केट में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप इसे बाय नहीं करेंगे, बेसिकली ये अब ये एजेंडा गवर्नमेंट ने ले डाउन फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो ये अब किसके लिए है, डिस्करेज करने के लिए अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि कॉज क्या कर रही है, ड्रग रेजिस्टेंस फॉर सेवरल क्रिटिकल डिजीजेस जिसमें टीबी, मलेरिया और डेंगू भी इंक्लूडेड है, सो डू कमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी डाउट हो डू कमेंट दैट एज वेल एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो गिव अस अ सब्सक्राइब एंड गिव अस अ लाइक फॉर द सेम, तो देखते रहिए आगे और बहुत सारी वीडियोस, थैंक यू सो मच।